अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर जो है 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। तो आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। इस इमेज में आप देख सकते हैं ऊपर स्टेटमेंट मेंशन्ड है, नीचे ग्राफ बना हुआ है जिस पे डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स आपको ड्रॉ करके दी गई हैं और सबसे नीचे इसके दो डिफरेंट पार्ट्स भी मेंशन्ड है। तो स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फिगर शोज 5 लाइन सेगमेंट्स। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे इस ग्राफ पर आपको 5 लाइन सेगमेंट्स बनाकर दी गई हैं। लाइन सेगमेंट्स को आप आसानी के लिए इस तरह समझ लें कि लाइन का छोटा सा हिस्सा, अगर आप किसी भी लाइन का छोटा सा हिस्सा देख लें उसी को आप लाइन सेगमेंट बोल रहे होते हैं। तो आप इस ग्राफ पे देखिए आपको 5 लाइन सेगमेंट्स नजर आएंगी। ये आपके पास लाइन नंबर 1 है यानी पहली लाइन सेगमेंट, ये लाइन नंबर 2 यानी दूसरी लाइन सेगमेंट, ये लाइन नंबर 3 तीसरी लाइन सेगमेंट, इस तरह लाइन नंबर 4 और 5 भी है यानी चौथी और पांचवी भी लाइन सेगमेंट यहाँ पर आपको बनाकर दी गई हैं। और ये सब की सब आपस में कनेक्ट भी की गई हैं और इनको लेबल भी एक तरह का कर दिया गया है, इनको एक तरह का नेम भी कर दिया गया है। सबसे पहले पार्ट में आपको नीचे लिखा हुआ है, कहा गया फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। आपने हर एक लाइन सेगमेंट की अलग से ग्रेडियंट फाइंड आउट करके दिखानी है। दूसरे पार्ट में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस 1, 3 एंड 4। आपने लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 की बस इक्वेशन भी फाइंड आउट करके दिखानी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके सबसे पहले पार्ट से जिसमें आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी है। अब इससे पहले वीडियोस में मैं ग्रेडियंट को डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। आप मेरी पुरानी वीडियोस इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में चीज समझाई हुई कि ग्रेडियंट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं जब हमें कोई लाइंस जो है ग्राफ के ऊपर बनाकर दी जाती हैं। तो एक चीज आपने याद रखना है कि ग्रेडियंट जो होता है इसको हम एम के साथ डिनोट करते हैं, ये एम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस रेशियो की फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं राइज ओवर रन। और राइज को याद रखिएगा वर्टिकल चेंज भी कहा जा सकता है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूं। राइज का मतलब होता है वर्टिकल चेंज और रन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल चेंज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। तो बेसिकली वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज जब आप करते हैं यानी राइज डिवाइडेड बाय रन करते हैं तो आपको ग्रेडियंट ही मिलता है किसी भी लाइन का। अब अगर आपके पास लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस तरह की होगी, तो इसका ग्रेडियंट हमेशा आपके पास जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर आपके पास लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो इसका ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। अब बस हमने ये देखना होता है कि जो आपने लाइन जिसकी आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसमें वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज कैसे निकालना है, किसी दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करके, तो आप बड़े इजीली ग्रेडियंट फिर निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 1 से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइन नंबर 1 का ग्रेडियंट जो है वो फाइंड आउट करने जा रहा हूं। चीजें आपको पहले वाली वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किसी भी लाइन का अपने ग्रेडियंट निकालना हो जो इस तरह आपको ग्राफ के ऊपर बनाकर दी गई हो, आप पहले उसके ऊपर कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और वो दो पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको अच्छे से मालूम हो सके, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना। तो ये लाइन नंबर 1 है, यहां से लेके यहां तक है, तो बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर जहां पे लाइन नंबर 1 खत्म हो रही है मैं इसी पे एक पॉइंट ले लेता हूं और इस पॉइंट का मैं नाम रख रहा हूं ए। इसके कोऑर्डिनेट्स भी अब आपको लिखने आते हैं। अगर आप इस पॉइंट से बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड देखें तो एक लाइन बनाएं तो ये -3 को टच करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -3 हो गया। और इसका अगर आपने वाई कोऑर्डिनेट ढूंढना हो तो देखें इस क्रॉस के लेफ्ट, इस क्रॉस के सॉरी राइट साइड पे वाई एक्सिस है, तो यहां से अगर आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते जाएं कि वो वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं टच करे तो वो इस 1 पॉइंट पे टच करेगी, तो आप कहेंगे इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, और इसका नाम मैं रख देता हूं बी। इसके भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख लें, तो इसके इस क्रॉस से बिल्कुल नीचे आप देखें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक डॉट लाइन भी बना सकते हैं, तो आप देखिए आप -4 को टच करते हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -4। वाई कोऑर्डिनेट के लिए राइट साइड पे मूव करें, इस पॉइंट से डॉट लाइन बनाते जाएं, देखें वाई एक्सिस पे कहां पे टच करती है, तो 2 पे टच करती है, यानी इसका बेसिकली जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आ गया 2। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब मैं डॉटेड लाइंस को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, आप ना भी रिमूव करें तो भी ठीक है, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो बाकी चीजें समझानी है उसमें कोई मुश्किल ना आए। तो यहां तक तो ये हमारे पास हो गया। अब आपने जब दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेने हैं, अब आपने राइज और रन निकालना है। राइज का मतलब आपने वर्टिकल चेंज निकालना है, रन का मतलब आपने कुछ हॉरिजॉन्टल चेंज निकालना है। वर्टिकल चेंज हमेशा आपको वाई एक्सिस के ऊपर लिखी हुई इन यूनिट्स पे, इन वैल्यूज की मदद से मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल चेंज आपको एक्स एक्सिस की मदद से मिलेगा। अब आपने करना क्या है, आप सिलेक्ट करें किसी एक पॉइंट को। लेट्स से मैं सिलेक्ट करता हूं ए पॉइंट को, और मैं चाहता हूं कि मैं ए पॉइंट की मदद से बी पॉइंट तक पहुंचूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले कुछ यूनिट्स
ऊपर जाना पड़ेंगे, कुछ मुझे वर्टिकली मूव करना पड़ेगा अपवर्ड, तभी तो मैं बी तक पहुंच पाऊंगा ना। यानी मैं यहाँ अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करूं, ए वाले पॉइंट से, मैं डॉटेड लाइन यहाँ पे बना रहा हूं, आप देख सकते हैं, तो मुझे कुछ यूनिट्स ऊपर जाना पड़ेगा एटलीस्ट यहां तक जहां पे मैंने क्रॉस लगाया है। जब मैं कुछ यूनिट्स ऊपर जाऊंगा, ये मेरे पास कहलाएगा हमेशा मेरा वर्टिकल चेंज। तो आपने काउंट कर लेना ये कितने यूनिट्स बनता है। तो इस ए पॉइंट से लेकर इस वाले ब्लैक वाले पॉइंट तक कितना ये हमारे पास चेंज बना। आप इनको इस बॉक्स की सूरत में भी देख सकते हैं कि इस एक बॉक्स की जो लेंथ है वो बेसिकली 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। आप देखिए ना यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 से 2 तक, तो हम बिल्कुल 2 के सामने ही है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब आपने अगर यहां से यहां तक गए हैं, ये पूरा एक बॉक्स के कॉर्नर से इसके इसी के अगले कॉर्नर तक पहुंचे हैं, तो आपने 1 यूनिट कवर किए हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपका जो वर्टिकल चेंज है ना वो 1 यूनिट्स का है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो वर्टिकल चेंज आया है आपकी पोजीशन में वो 1 यूनिट का है, ठीक है, क्योंकि इधर से ऊपर तक 1 यूनिट कवर हुए। यहां पे भी देख सकते हैं 1 से 2 तक 1 यूनिट का फासला है। अब यहां तक पहुंच गए, अब यहां से आपने लेफ्ट की तरफ मूव करना है हॉरिजॉन्टली, तब आप जाकर बी पॉइंट पे पहुंचेंगे। यानी यहां से अगर मैं डॉटेड लाइन बनाना शुरू करूं तो देखिए मैं यहां पर जाके बी पॉइंट पे पहुंचूंगा। तो ये आपके पास देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको आप राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे होते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हमेशा ऐसे ही बना करेगा। तो अब आपने ये जो हॉरिजॉन्टली मूव किया है लेफ्ट साइड पर, ये देखें ये कितने यूनिट्स हैं। तो आप इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे -3 लिखा हुआ था, तो आप -3 से बेसिकली -4 तक गए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये बी पॉइंट जहां पे खत्म हो रहा है इसके एग्जैक्टली नीचे -4 बनता है। तो इसका मतलब आप -3 से -4 मूव किया, तो हॉरिजॉन्टली आपने कितने यूनिट्स मूव किया। आप इनके साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो 3 से 4 भी 1 यूनिट का ही फासला बनता है। तो इसका मतलब आपका हॉरिजॉन्टल चेंज जो आया वो भी 1 यूनिट का ही है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल चेंज है हमारे पास वो भी किसके इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल है। अब बस आप इसकी m को जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखें, m होता है वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज, यानी राइज ओवर रन। वर्टिकल चेंज 1 है और हॉरिजॉन्टल चेंज भी 1 है, यानी वर्टिकल चेंज की जगह पे उसकी वैल्यू, हॉरिजॉन्टल चेंज की जगह पे भी उसकी वैल्यू, तो 1/1 आ गया। अब बस ये देखें आपकी लाइन किस तरह है। आपकी लाइन जो है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है या लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। तो आप देखिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, यहां से अगर आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई है यहाँ पर, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होती है लाइन, इसकी जो ग्रेडियंट होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो आपने यहाँ पे खुद से क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू -1/1 का मतलब है -1, आप खाली -1 लिख सकते हैं। ये आपने लाइन नंबर 1 की ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं लाइन नंबर 2 की ग्रेडियंट पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 2 की ग्रेडियंट से कि अब हमने फाइंड आउट करनी है लाइन नंबर 2 की ग्रेडियंट। तो देखिए लाइन नंबर 2 को पहले देखते हैं। तो आप देखिए ये है लाइन नंबर 2, यहां से लेकर यहां तक ये लाइन नंबर 2 लिखी हुई है। तो आप नोटिस करें ये एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि वो तमाम लाइंस जो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनकी ग्रेडियंट हमेशा क्या होती है, 0। ये आपने याद रखना है, आपको इधर ग्रेडियंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, और इनकी ग्रेडियंट 0 इस वजह से आती है कि इनके अंदर कोई भी वर्टिकल चेंज होता ही नहीं है। जैसे अगर आप नोटिस करें, हम यहाँ पर एक पॉइंट ए को कंसिडर कर लें और यहाँ पे एक पॉइंट बी को कंसिडर कर लें, तो आप देखें ए पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, दोनों में कोई वर्टिकली चेंज आ ही नहीं रहा। ए पॉइंट भी कहीं ऐसा नहीं है कि आपको ए पॉइंट से बी तक पहुंचने के लिए कुछ अपवर्ड मूव करना पड़े या कुछ डाउनवर्ड मूव करना पड़े, जिसको हम वर्टिकल चेंज बोलते हैं। तो आपको ए पॉइंट से बी तक जाने के लिए कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल चेंज ही चाहिए, वर्टिकल चेंज तो है ही नहीं। तो जब आपके पास वर्टिकल चेंज है ही नहीं तो आप कहेंगे कि भाई इस पूरी लाइन का जो ग्रेडियंट है वो आएगा 0। तो आप यहां पे लिखेंगे, इस चीज को पहले मेंशन कर दें कि ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, वो 0 होता है। तो सो आपका पास लाइन नंबर 2 का ग्रेडियंट क्या होगा, सो ग्रेडियंट ऑफ लाइन नंबर 2 दैट इज m से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेडियंट को, इज इक्वल टू 0। तो इसका ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई लाइन नंबर 2 का ग्रेडियंट क्या आ गया, वो आ गया 0। तो ये हो गई हमारे पास लाइन नंबर 2 की ग्रेडियंट। अब चलते हैं लाइन नंबर 3 की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 3 की ग्रेडियंट से, यानी अब हम लाइन नंबर 3 की ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखें यहां पर आपके पास जो है लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 3 है जो कि यहां से स्टार्ट हुई है
और यहां तक आपके पास ये सेगमेंट गिवन है। तो अगेन आपको पहले 2 पॉइंट्स चूज करने हैं, तो यहां पर भी मैं 2 पॉइंट चूज कर लेता हूं। लेट्स से यहां पर एक पॉइंट चूज करता हूं, उसका नाम रखता हूं सी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप इस पॉइंट से एक डॉटेड लाइन स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ करें, देखिए वो कहां पे टच करती है, वो -1 पे टच कर रही है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया -1। वाई कोऑर्डिनेट जाने के लिए आप इधर से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें इसी पॉइंट से इसके राइट साइड पे, कि देखें ये वाई एक्सिस पे कहां पे टच करेगी, तो वाई एक्सिस पे टच करेगी डॉटेड लाइन 1 पर, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1। अब दूसरा पॉइंट, हम इस वाले को दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, इससे नीचे भी ले सकते हैं। मैं यहां पर इसका दूसरा पॉइंट ले रहा हूं यहां तक। ये जो पॉइंट आप ऊपर जो बनाया हुआ है, ये जैसे आपको ये दिखाने के लिए बनाया था कि ये लाइन कहां तक मौजूद है। अब यहां पर मैं इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स ढूंढूं, तो आप जानते हैं कि जो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होता है, जिस तरह ये पॉइंट है, इसका नाम मैं डी रख लेता हूं, इसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट वही पॉइंट होता है, वही नंबर होता है जिसपे ये हमने क्रॉस लगाया हुआ है, क्रॉस लगाया हुआ है एग्जैक्टली 2 पर, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 2। तो ये हमने 2 पॉइंट्स इस लाइन नंबर 3 के ऊपर ले लिए। अब आपको पता है हमने राइज और रन फाइंड आउट करना है। राइज का मतलब वर्टिकल चेंज निकालना है और रन का मतलब हॉरिजॉन्टल चेंज निकालना है। तो पहले हम वर्टिकल चेंज निकाला करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें सी पॉइंट से कितना वर्टिकली अपवर्ड जाना है, ऊपर या नीचे जाने का मतलब है वर्टिकल चेंज निकालना। तो हमें सी पॉइंट से कितना ऊपर जाना पड़ेगा कि हम इस डी पॉइंट तक आसानी से पहुंच सकें। तो अगर आप देखें मैं सी पॉइंट से एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं वर्टिकली अपवर्ड, तो मुझे एटलीस्ट यहां तक तो पहले आना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक आऊंगा तो इसके बिल्कुल राइट साइड पे मुझे डी पॉइंट नजर आ रहा है, वहां तक पहुंच पाऊंगा। तो ये जो मैंने चेंज कवर किया है, जो चेंज आया है, ये इसका वर्टिकल चेंज है। तो देखिए ये एग्जैक्टली मैंने 1 से स्टार्ट किया था, ये पॉइंट बिल्कुल 1 के पैरेलल है और 2 तक गया हूं, तो इसका मतलब 1 से 2 के दरमियान कितने यूनिट्स हैं, 1 यूनिट्स का गैप है। तो आपने एक तरह का वर्टिकल चेंज तो यहां पर निकाल लिया। तो आप यहां पे लिखेंगे कि आपका वर्टिकल चेंज वो कितना है, वो है ऑलमोस्ट 1 यूनिट का। अब आगे हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल चेंज क्या है। आप यहां तक पहुंच गए इस पॉइंट तक, अब यहां से आपने इस पॉइंट डी तक जाना है, तो आपको जाहिर बात है राइट साइड पे जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली कुछ मूव करना पड़ेगा इस पॉइंट तक इस पॉइंट तक पहुंचने में। तो यहां से अगर आप एक डॉट लाइन बनाएं, तो यहां जाकर आप देखें आप डी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया। तो आपको हॉरिजॉन्टली कितने यूनिट्स मूव करना पड़ा, वो आपको एक्स एक्सिस से पता चलेगा। आप ये जो पॉइंट जहां से हमने हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू किया राइट की तरफ, आप इसके एग्जैक्टली नीचे देखें आप कहां पे जो है एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर मौजूद है, एक तरह का आप -1 पे मौजूद है। कहां तक गए हैं, इस 2 तक गए हैं। ये 2 कहां पर था, इस वाई एक्सिस पे, और यहां पे अगर आप देखें ये 2 जो वाई एक्सिस के ऊपर है, ये बिल्कुल इसके नीचे आए तो आप यहां पर 0 तक पहुंचते हैं। यानी बेसिकली -1 से लेकर 0 तक का आपके पास डिस्टेंस है जो कि आपने कवर किया हॉरिजॉन्टली। तो 0 और -1 के दरमियान 1 यूनिट का गैप है। आप नेगेटिव साइड को इग्नोर कर दें तो इस दोनों 0 और -1 के दरमियान 1 यूनिट का गैप बनता है। तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल चेंज भी आपके पास कितना है, 1 यूनिट्स का ही है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि जो आपका हॉरिजॉन्टल चेंज आया है वो कितना आया है, वो भी है 1 यूनिट्स का। ठीक है, तो अब आप ग्रेडियंट आराम से बता सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज ऊपर पुट कर दे। वर्टिकल चेंज है 1 और हॉरिजॉन्टल चेंज भी है 1 डिवाइडेड बाय 1। और देखें ये लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है या लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, तो ये लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है, यहां से स्टार्ट हुई और इस पॉइंट तक गई। तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जो लाइंस होती है इनकी ग्रेडियंट पॉजिटिव होती हैं। आप यहां पे प्लस का साइन लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो ये भी पॉजिटिव ही कंसीडर की जाएगी। तो 1/1 को जस्ट आप 1 भी लिख सकते हैं। तो आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो कितना आता है, वो आता है 1। तो ये हमारे पास हो गई लाइन नंबर 3 की ग्रेडियंट। अब चलते हैं लाइन नंबर 4 की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 4 से। तो अब हमने लाइन नंबर 4 की जो ग्रेडियंट है वो फाइंड आउट करके दिखानी है। तो लाइन नंबर 4 ये एक इंटरेस्टिंग आपके पास जो है लाइन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि आप देखिए लाइन नंबर 4 यहां से स्टार्ट हुई, नीचे तक गई, यहां तक। आपने अब इस पे 2 पॉइंट्स पहले सेलेक्ट करने हैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए। अब आपने ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिनका आपको कोऑर्डिनेट्स आसानी से मालूम हो सके। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स आसानी से मालूम हो जाएंगे तो ही आपका काम आसान होगा। अगर कोऑर्डिनेट्स आसानी से मालूम नहीं होंगे तो चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो आप देखें ये पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रही थी ना, मैं एग्जैक्टली उधर ही ये वाला एक पॉइंट जो है सेलेक्ट कर रहा हूं। यहां पे मैंने क्रॉस भी लगा दिया और इस पॉइंट के नाम मैं रख देता हूं ई। अब मुझे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखने के लिए आपको पता है एक्स एक्सिस नीचे है, तो मैं इधर से एक रूलर की मदद से, आपके पास रूलर होगा, मैं डिजिटल स्क्रीन पे हूं तो मैं आपको यहां पर फेयर गेस के लिहाज से बता रहा हूं। तो आपने एक ऐसी स्ट्रेट डॉट लाइन बनानी है जो कि एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं पे जाके टच करेगी। तो देखिए हम यहां पर आके इस डॉट लाइन के जरिए टच करें। तो अब आप देखें ये पॉइंट क्या बनता है, तो ये पॉइंट है 0 और 1 के दरमियान। और 0 और 1 के दरमियान अगर आपको अच्छे से नजर आ रहा हो, आप बुक पे और अच्छे से देख सकते हैं कि आपके पास 5 बॉक्सेस हैं स्मॉल, 1 2 3 4 5। तो ये जो आपने क्रॉस लगाया हुआ है हमने, ये बिल्कुल थर्ड बॉक्स के मिडिल पे है, यानी 0 और 1 का एक तरह का सेंटर पॉइंट है। और 0 और 1 का सेंटर पॉइंट क्या होगा, उसको हम बोलेंगे 0.5। तो बेसिकली ये 0.5 पे आके हमने टच किया, तो इसका मतलब हमें ई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, वो कितना है 0.5। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये आप
यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। ये हमने एक तरह का इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो लिख लिया। ओके, ये आप ना भी लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स को तब भी आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, आप जस्ट यूनिट्स को काउंट करके आसानी से बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना भी साथ साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आगे भी आसानी मिल सके। ठीक है, आगे आप देखें हमें एक और पॉइंट सेलेक्ट करना है, वो पॉइंट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। लेट से ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ एफ। ये हमारे पास एक एफ पॉइंट है। अब क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर है, तो ऐसे पॉइंट जो एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखिए मैंने वाई कोऑर्डिनेट पे 0 लिख दिया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप देखें ये पॉइंट एग्जैक्टली मैंने कहां पर मार्क किया, 1 और 2 के दरमियान, और 1 और 2 के दरमियान भी 5 बॉक्सेस हैं और ये एग्जैक्टली थर्ड बॉक्स के मिडिल पे है। तो 1 और 2 का बीच में मिड पार्ट क्या होगा, 1.5। तो आप यहां पे लिख देंगे 1.5। तो ये देखिए मैंने दोनों पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब बस मुझे ये देखना है राइज ओवर रन निकालना है, यानी वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज निकालना है। वर्टिकल चेंज अपवर्ड भी हो सकता है, वर्टिकली अपवर्ड मूव करना भी वर्टिकल चेंज है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना भी वर्टिकल चेंज ही कहलाएगा। तो अगर आप मान लें कि आप ई पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और आप एफ पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, पहले आपको कुछ पॉइंट्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आना पड़ेगा, तभी आप एफ पॉइंट तक आसानी से पहुंचेंगे। तो देखिए मैंने डॉट लाइन पहले से बनाई हुई है, मैं इसी के ऊपर दोबारा से मार्क कर रहा हूं कि अगर मैं ई पॉइंट से इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड आना शुरू हूं तो मुझे एटलीस्ट इस 0.5 तक तो आना पड़ेगा, यहां तक मैं आऊंगा जहां पे मैंने दोबारा से क्रॉस लगा दिया। तो ये मैंने कितने यूनिट्स कवर किए, यहां से लेकर यहां तक, ये मेरा वर्टिकल चेंज है। अब इसको आपने अच्छे से समझना है कि ये कितना बनता है। तो आप देखें 0.5 तक तो आप आए हैं ना, और 0.5 के बिल्कुल पैरेलल आप देखें वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, 0, क्योंकि वर्टिकल चेंज हम वाई एक्सिस की मदद से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो 0 से 1 तक तो आप गए होंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, तो 0 से 1 तक तो 1 यूनिट तो बनता है। 1 से 2 तक भी आप गए, 1 से 2 तक भी अगेन 1 यूनिट का गैप है। और फिर आप थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर कितना है, आप देखिए 1, 2 और थर्ड बॉक्स के बिल्कुल मिडल पे, यानी बेसिकली 2 और 3 का मिडल है, ये 2 और 3 का बिल्कुल सेंटर है। तो वो क्या होता है, 2 और 3 का सेंटर क्या होता है, वो होता है 0.5। इसका मतलब 2 से आगे इस पॉइंट तक जहां से आपने स्टार्ट किया 0.5 बनते हैं। तो ये 1 यूनिट्स, ये 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, और 2 से इधर इसके बिल्कुल सेंटर तक अगेन 0.5 यूनिट्स, यानी 0.5 यूनिट्स कर लें। तो टोटल कितने हो गए, 1 + 1 2, 2 + 0.5 2.5 यूनिट्स। इसका मतलब ई से लेकर इस नीचे एक्स एक्सिस तक जो आपका गैप बनता है, जो वर्टिकल चेंज आया है, वो 2.5 यूनिट्स का आया है, क्योंकि हमने इसको इस तरह कवर किया है कि हम 0 से पहले यहां तक गए 1 तक, वो 1 यूनिट्स का गैप बनता है, 1 से 2 तक अनदर 1 यूनिट्स का गैप, और 2 से आगे बिल्कुल सेंटर तक, सेंटर का मतलब 2 और 3 का सेंटर, 2 और 3 का सेंटर होता है 0.5 पर, यानी आप जस्ट 0.5 और मूव किया आपने, तो 1 + 1 2 और 2 + 0.5 2.5, तो आप एग्जैक्टली इस पोजीशन पर आ जाएंगे, इसके बिल्कुल पैरेलल। ये पोजीशन और ये पोजीशन एग्जैक्टली सेम बनती है वर्टिकल चेंज के हवाले से। तो आपको एक तरह का वर्टिकल चेंज पता चल गया। तो आप यहां पर वर्टिकल चेंज लिखेंगे, वो कितना है, वो आपके पास है अराउंड 2.5 यूनिट्स। अब हॉरिजॉन्टल चेंज निकालते हैं। तो अब देखें हम यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, यहां तक, इस पॉइंट तक। अब यहां से मुझे एफ पॉइंट तक पहुंचना है, तो मुझे आप कह लें हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। कितने यूनिट्स मूव करना पड़ेगा, मैं 0.5 पर तो आया था, 0.5 से 1 तक पहले जाऊंगा, वो कितने हैं, वो अनदर 0.5 यूनिट्स, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर है। 1 तक जाने में अगर दोबारा से 0.5 करेंगे तो ही आपको 1 मिलेगा, और 1 से आप फिर दोबारा यहां तक गए, ये एग्जैक्टली कितना बनता है, ये भी बिल्कुल सेंटर में अनदर 0.5 यूनिट्स, यानी 0.5 से 1 भी 0.5 का गैप है, 1 से लेके इस एफ पॉइंट तक भी 0.5 का गैप है, 2 दफा 0.5 है। 0.5 + 0.5 कितना होता है, वो होता है 1, यानी बेसिकली हॉरिजॉन्टली आपको कितना मूव करना पड़ा, वो मूव करना पड़ा 1 यूनिट्स। तो आप यहां पे लिखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल चेंज है वो आपके पास क्या है, वो है 1। अब आप इस सारी चीज को जो है यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दें, तो ग्रेडियंट होगा m = वर्टिकल चेंज, वो है 2.5 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज जो कि है 1। और आपके पास ये लाइन जो है लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड है, आप देखें लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड आप आ रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड वाली लाइंस की ग्रेडियंट क्या होती है, नेगेटिव। तो आप यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी लगा देंगे, तो आप इसको m लिख सकते हैं, m = -2.5, नीचे 1 ना भी लिखे तो भी आपका आंसर ठीक है। और इसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें, कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर दें, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर होगा 5/2, यानी -5/2। और अगर आप इसको मिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, वो भी आपको आता है। आप यहाँ पे इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 2, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 × 4 होता है, 4 में 1 प्लस करने से 5 आता है, 1 ऊपर, और यहाँ पे माइनस का साइन। ये सारे तरीकों से इसकी जो ग्रेडियंट है आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपने लाइन नंबर 4 की भी ग्रेडियंट निकाल ली। अब चलते हैं अगले लाइन की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 5 की ग्रेडियंट से। तो लाइन नंबर 5 की ग्रेडियंट अब हमने फाइंड आउट करनी है।
तो लाइन नंबर 5 की ग्रेडियंट हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं लाइन नंबर 5 जो है वो बेसिकली एक वर्टिकली स्ट्रेट लाइन है, और मैं आपको बता चुका हूं वर्टिकली स्ट्रेट लाइन की जो ग्रेडियंट होती है वो अनडिफाइंड होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में अगर आप देखें कोई हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं आ रहा होता। अगर आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए ले लें, समझाने के लिए जैसे बता रहा हूँ, एक पॉइंट बी ले लें, तो इनके दरमियान वर्टिकल चेंज तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने पहुंचना चाहते हैं आपको कुछ वर्टिकल यूनिट्स ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा। बी से ए पे आएंगे तो नीचे जाना पड़ेगा, ए से बी जाएंगे तो ऊपर आना पड़ेगा। तो ये वर्टिकल चेंज तो आ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं है। कोई भी चेंज ऐसा नहीं है कि जो कि आप देखें इन दोनों पॉइंट्स में आपको हॉरिजॉन्टली नजर आ रहा हो, जो कि एक्स एक्सिस पे आपको देखकर पता चलता है। तो जब हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होगा वो जीरो होगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वर्टिकली स्ट्रेट लाइंस हैं उनकी ग्रेडियंट क्या होती है? अनडिफाइंड। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली, हमें पॉइंट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकली कह लें, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन्स आर अनडिफाइंड। वो हमेशा क्या होते हैं? उसको हम डिफाइन नहीं कर रहे होते, उसको हम कह रहे होते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब जो ग्रेडियंट आएगा आपके पास लाइन नंबर 5 का वो क्या होगा? m इक्वल्स अनडिफाइंड। यही आप जस्ट लिख दें, यही आपका आंसर इनफ है। ठीक है, तो ये हमने लाइन नंबर 5 की भी ग्रेडियंट निकाल ली, और इसकी ग्रेडियंट को मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि इसकी ग्रेडियंट क्या है? अनडिफाइंड। मैं इससे पहले भी आप देख सकते हैं ऊपर मैंने तमाम लाइंस की जो ग्रेडियंट्स निकाली है ये मैंने मेंशन करी हुई है, क्योंकि अगले पार्ट में ये काम देंगी। तो यहां तक हमने सारी लाइंस की ग्रेडियंट निकाल ली। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 की आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन 1, 3 एंड 4। तो आपको कहा जा रहा है आपने लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ये इससे पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर आप इस फॉर्म में लिख दें y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो हम बोलते हैं कि वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। तो अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो तो वो बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की ही रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें जो ये x का कोफिशिएंट होता है, जो मैंने यहाँ पर m लिखा है, जो भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा आपको बता रहा होता है ग्रेडियंट। आप वैसे भी जानते हैं m को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। और ये जो लास्ट में कांस्टेंट लिखा होगा जिसको हम यहाँ पे c लिखे हुए, तो इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये हमेशा होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब कि आपके ग्राफ पर जो लाइन मौजूद है वो आपके y एक्सिस को कहां पर टच कर रही है। तो अगर आपके पास पहले से इस तरह की इक्वेशन मौजूद हो तो आप उस इक्वेशन की मदद से ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट बता सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह ग्राफ पे लाइंस मौजूद हो तो आप इन लाइंस की ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू को इस जनरल फॉर्म में पुट करके उसी लाइन की इक्वेशन भी बता सकते हैं, और यही हमने करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 1 से और देखते हैं लाइन नंबर 1 की इक्वेशन क्या होनी चाहिए। तो आप देखिए लाइन नंबर 1 की हमें ग्रेडियंट चाहिए होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेडियंट पुट करना पड़ता है। m की वैल्यू, y और x तो जनरल वेरिएबल होते हैं, वो तो इक्वेशन में आने ही आने हैं। तो आपको ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए, वो आपको पहले से पता है कि लाइन नंबर 1 में जो ग्रेडियंट है ना वो तो है -1 की इक्वल, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हमने फाइंड आउट भी की हुई है। आगे आप देखिए आपको c भी चाहिए होगा, y इंटरसेप्ट की ये वाली लाइन y एक्सिस को कहां पर टच करती। अब देखिए ये लाइन तो अभी फिलहाल यहाँ पे यहाँ तक बनी हुई है लाइन नंबर 1, जाहिर बात है आप इसको ट्रेस कर सकते हैं कि ये इसी पैटर्न पे आगे मूव करेगी तो कहीं ना कहीं y एक्सिस को टच करेगी, लेकिन हमें पता नहीं है अभी यहाँ पर कि y एक्सिस को कहां पर टच कर रही है। तो हमें पहले इसका c निकालना पड़ेगा, इसका y इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, तो तभी हम इस c को और m की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके इसकी प्रॉपर्ली इक्वेशन बता पाएंगे। अब c किस तरह निकाले, तो आपको फिर दोबारा से वो चीज बताऊंगा कि आपने जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उस पर कोई सा एक पॉइंट चूज कर लें, और ऐसा पॉइंट चूज कर लें जिसके आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स जो है वो आसानी से मालूम हो सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ इस लाइन नंबर 1 के ऊपर, और इसका नाम a रख देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर आप इस पॉइंट से एग्जैक्टली नीचे देखें डॉट लाइन बनाकर तो -4 लिखा हुआ है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट -4 हो गया। और y कोऑर्डिनेट देखने के लिए इस पॉइंट से आप y एक्सिस की तरफ इस तरह डॉट लाइन बनाएं और देखिए कहां पे टच करती है, ये 2 पे टच करती है डॉट लाइन, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2। तो आपने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर a, खुद से मैंने इसका नाम रखा, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4 और 2, और ये इसी लाइन के ऊपर है। अब आपने ये वाला पॉइंट अपनी जो है इस इक्वेशन में पुट करना है। कैसे, कहां पे पुट करना है, ये पहला कोऑर्डिनेट होता है आपके पास x, दूसरे कोऑर्डिनेट को आप बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, ये होता है y। x y की जगह पे ये वैल्यूज, m की जगह पर m की वैल्यूज, ताकि आपको c पता चल जाए। जब c पता चल जाएगा सारी वैल्यूज एट द एंड वापस पुट करके हमें आसानी से इक्वेशन भी पता चल जाएगी। तो देखिए मैं y की जगह पे क्या लिखने लगा हूं 2, y कोऑर्डिनेट m की जगह पर -1, x की जगह पर -4, यहाँ पे लिख रहा हूं -4, प्लस वैसे का वैसे,
और c तो हमने फाइंड आउट करना है वो वैसे का वैसे। तो x और y की वैल्यूज भी इसमें पुट कर दी, m की वैल्यू भी पुट कर दी। सॉल्व करें, ये होता है -1 को -4 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 1 टाइम्स 4 और ये प्लस c, ये 4 एक तरह का ऐड हो रहा है इधर c में, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे, वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा 2 में से, तो ये हो जाएगा 2 - 4 इक्वल टू c। और यहां से आप c की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं, 2 - 4 कितना होता है, वो होता है -2। तो आपके पास हो जाएगा c की वैल्यू -2। तो देखिए c की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यू पता चल गई। तो अब आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इनकी वैल्यूज पुट कर दें। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आपने अब y और x को चेंज नहीं करना, y वैसे वेरिएबल y रहेगा, m की जगह पे आप ग्रेडियंट लिख दें, ग्रेडियंट है -1, यहाँ पे आ जाएगा -1, x वैसे का वैसे, c की जगह पे c की वैल्यू जो कि है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा c, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -2। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -1 ना लिखें, जस्ट लिख लें -x और आगे -2 वैसे का वैसे। तो देखें आपने सबसे पहले लाइन नंबर 1 की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से हमने m की वैल्यू और c की वैल्यू से अपनी इन बाकी लाइंस की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास लाइन नंबर 1 की इक्वेशन आ गई। अब बाकी लाइंस की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। तो अब हम लाइन नंबर 3 की जो है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइन नंबर 3। अगेन आप देखिए लाइन नंबर 3 की ग्रेडियंट हमें पहले से मालूम है, वो थी 1। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा लाइन नंबर 3 की ग्रेडियंट, तो हमारे पास क्या मौजूद है, वो है 1। अब मुझे y इंटरसेप्ट देखना है। तो देखिए मुझे यहाँ पर y इंटरसेप्ट पहले से ही पता है, क्योंकि लाइन नंबर 3 यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक गई, और इस लाइन ने y एक्सिस को इस 2 पर टच किया। तो आपकी ये लाइन y एक्सिस को जहां पर टच करती है उसी को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, जिसको c के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पे आपको y इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह मैंने लाइन नंबर 1 में आपको निकालना बताया। यहां पे तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि आपकी लाइन ने y एक्सिस को इस पॉइंट 2 पर टच किया, तो आपकी y इंटरसेप्ट यानी c क्या होगा, वो होगा 2। जस्ट यही दोनों वैल्यूज अब आप अपनी सारी फॉर्म में पुट कर दें, आपकी इक्वेशन आ चुकी है। तो y वैसे का वैसे इक्वल टू का साइन, m की जगह पे ग्रेडियंट जो कि है 1, x की जगह पे जाहिर बात है वेरिएबल आएगा वो x ही रहेगा, c की जगह पे आपका y इंटरसेप्ट यानी प्लस आगे वैसे ही, और c की जगह पे 2। तो आप इसी को ऐसे भी लिख दें, y इक्वल्स टू x प्लस 2, तो भी बात एक ही है। इस 1 को एज अ कोफिशिएंट ना भी लिखे तो भी बात एक ही है। तो लाइन नंबर 3 की भी आपने इक्वेशन निकाल ली, y इक्वल्स टू x प्लस 2। अब चलते हैं लाइन नंबर 4 की तरफ। तो अब हम लाइन नंबर 4 की बात करते हैं। तो लाइन नंबर 4 आप देखें यहां से स्टार्ट हुई थी, आप जानते हैं इसकी मैंने आपको ग्रेडियंट भी निकाल के दिखाई है पिछले पार्ट में, और यहां तक लाइन नंबर 4 गई। तो आपको लाइन नंबर 4 की ग्रेडियंट तो पहले से पता है, वो है -2.5, जिसको आप यहां पे लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट जो है लाइन नंबर 4 की, मैं यहां पे मेंशन भी कर दूं, ये हम बात करने जा रहे हैं लाइन नंबर 4 की इक्वेशन की। तो ग्रेडियंट कितनी है उसकी, -2.5। और अभी मैंने जब इसकी ग्रेडियंट निकाल के दिखाई है आपको पार्ट नंबर 1 में, मैं आपको बता चुका हूं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 होल 1/2। ये आप इसको मिक्स फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको 1 वाले पार्ट में ये चीज बताई भी है। तो ग्रेडियंट तो आपको पता है। क्या y इंटरसेप्ट पता है? तो देखिए y इंटरसेप्ट नहीं पता, क्योंकि आपकी लाइन यहां से अगर स्टार्ट हुई और यहां तक गई तो इसने y एक्सिस को कहीं पर भी अभी तक टच नहीं किया। अगर ये टच कर रहा होता है लाइन नंबर 4, तो हम डायरेक्ट देखकर बता देते जिस तरह लाइन नंबर 3 में बताया। क्योंकि ये टच नहीं कर रही तो हमें पहले y इंटरसेप्ट की वैल्यू खुद से निकालनी पड़ेगी। अब उसके लिए आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा जो कि एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो कोई भी पॉइंट ले लें, मैं सबसे आसान पॉइंट ये वाला ले लेता हूं, ये मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में भी बताया था। ये वाला पॉइंट अगर आप देखें, ये एग्जैक्टली इस लाइन 4 के ऊपर है, और ये इसके साथ साथ x एक्सिस के ऊपर भी है। तो अगर मैं इसका नाम भी a रख लूं जस्ट समझाने के लिए इस पॉइंट का, तो कोई पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट तो आप खुद से 0 लिख दें। अब रह गया x कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप देखें ये वाला पॉइंट 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में है, यानी यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान आप अपनी बुक पे ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, टोटल 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो ये थर्ड बॉक्स के मिडिल पे है, तो 1 और 2 का सेंटर बनेगा 1.5। तो आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली x कोऑर्डिनेट जो है इधर वो 1.5 है। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया। अब ये आप पॉइंट यहाँ पे भी लिख लें जो आपने इस लाइन के ऊपर चूज किया हुआ है, और ऑटोमेटिकली वो x एक्सिस के ऊपर भी आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1.5 और 0। अब आपने क्योंकि c की वैल्यू निकालनी है, इधर ये आपका x कोऑर्डिनेट है, इसको x बोलते हैं, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। इन दोनों वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में पुट करें ताकि आपको c की वैल्यू मिल जाए। तो देखें y इक्वल्स टू mx प्लस c हमारी इक्वेशन है, ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y की जगह पे 0 पुट कर देता हूँ, ग्रेडियंट मुझे पता है, आप -2.5 पुट कर लें या -2 होल एंड 1/2 पुट कर लें, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो मैं यहाँ पे जस्ट 2.5 लिख रहा हूँ m की जगह पर। x की जगह पर आपने लिखना 1.5, ये आ गया आपका 1.5, और प्लस c वैसे का वैसे ही, क्योंकि c की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है। अब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तभी जाकर आपकी वैल्यू आएगी। तो आप देखें हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 इक्वल्स टू
ये नेगेटिव वैसे ही। आप डेसिमल को यहाँ पर खत्म करेंगे, आपको पता है जब डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट हो तो हम नीचे क्या लिखते हैं 10। तो अगर आप डेसिमल यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 10। और यहाँ पे ये 1.5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इधर भी आप डेसिमल को हटा दें तो आप लिखेंगे ऊपर 15 और नीचे क्या आ जाएगा 10। और ये प्लस सी वैसे का वैसे ही। इससे फायदा क्या होगा कि आप इनको जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि भाई यहाँ पर आप देखें 5 2 टाइम्स कितना होता है 10, और 5 5 टाइम्स कितना होता है 25, यहाँ पर 5 आ गया। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर क्या होता है 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स कितना होता है 15, तो यहाँ पे 3 आ गया। और तो कोई कैंसिलेशन नहीं होती, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन वैसे ही 5 3 टाइम्स 15, और नीचे 2 को 2 से कर दें 2 2 टाइम्स 4, और यहाँ पे आ गया प्लस सी वैसे का वैसे ही। अब इस नेगेटिव 15/4 को जब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये वहां जाके प्लस होगा, यानी 0 + 15/4 हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा सी। और 0 में कुछ भी चीज ऐड कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता उस नंबर पे, वो नंबर ही आपके पास आंसर होता है। यानी सी की आपके पास वैल्यू आ गई 15/4, और ये आपने वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर निकाल लिया। अब वाई इंटरसेप्ट भी आपके पास है, एम की वैल्यू भी है। अब आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वैल्यूज पुट कर दें, आपको आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c, ठीक है। और y की वैल्यू तो वैसी रहेगी, y तो वेरिएबल है। m आपको पता है आपके पास कितना है, -2.5 लिख लें या -2 होल 1/2 लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। मैं यहाँ पे अब होल नंबर वाली यानी मिक्स नंबर वाली फॉर्म लिख रहा हूँ m की जगह पर, -2 होल एंड 1/2, और आगे x वैसे का वैसे ही, और उसमें c प्लस कर दें। c आपके पास कितनी आ रही है, वो आ रही है 15/4। ये आपकी इक्वेशन आ गई। आप इस 15/4 को भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ये मिक्स फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही, 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 15 के सबसे पास आ जाता है 4 3 टाइम्स 12, और 12 में क्या प्लस करें कि 15 बन जाता है 3, तो ऊपर आ जाएगा 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपने इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी लाइंस की, जो हमें ग्राफ पर बनी हुई दी जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।